नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, हम अभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, बहुत ज़्यादा थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, और आपके रीट में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी हिंदी ग्रामर आती है, और जिसके सेकंड पेपर हिंदी रहेगा उसके तो आएगी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में, और थर्ड ग्रेड के थर्ड पेपर में, मतलब थर्ड ग्रेड के सेकंड पेपर में, और रीट में तो आती है। तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेश इस पेपर में किया गया है। तो आप एक एक क्वेश्चन देखना, पूरे क्वेश्चन ये ग्रामर के रहेंगे। अभी आने वाले जो 32 क्वेश्चन होंगे, टोटल 32 क्वेश्चन, वो ग्रामर के होंगे, फिर आगे हम देखेंगे। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? 3 से भिन्न कौन सा है? इनमें से एक कोई भिन्न हो उसके बारे में बताइए। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति। क्या समझ रहे हैं आप इसके बारे में? देखो, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक, ये क्या है तीनों? ये विचार या विषय को व्यक्त करते हैं। विचार या विषय को व्यक्त कर रहे हैं, जबकि अभिव्यक्ति जो है ना, इसका अर्थ होता है प्रकट करना। काफ़ी टफ क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अच्छा, किस किस का सही हुआ है ये क्वेश्चन? बढ़िया। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। विकसित एक शब्द दे रखा है हमें, विकसित शब्द दे रखा है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। सित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, तय प्रत्यय है या सत प्रत्यय है इसके अंदर? बताइए, विकसित शब्द में प्रत्यय बता दीजिए। दोस्तों, विकसित शब्द जो है ना, इसके अंदर जो प्रत्यय है वो इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय। आप कहेंगे सर प्रत्यय किसे कहते हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी सार्थक मूल शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ या फिर उसके भाव में या फिर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है का, देखो, निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन का है? संयुक्त व्यंजन, बताइए कौन सा है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का? संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। एक तो ये होता है संयुक्त व्यंजन, ये बनता है जय प्लस य से मिलकर के। एक होता है क्षय, ये बनता है कै प्लस श से मिलकर के। एक होता है त्रय, तो त्रय बनता है तय प्लस र से मिलकर के। और दोस्तों, एक होता है श्रय, ये बनता है श प्लस र से मिलकर के। इस तरह से आप इनका ध्यान रखिए, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? क्या पूछ रहा है? अयोगवाह वर्ण पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो बता दीजिए, ए, आ, ओ, औ, ठ, ड, अ, अह। अयोगवाह ध्वनियाँ, ये हालांकि हिंदी वर्णमाला में हम इनको काउंट नहीं करते हैं। जब लिखते हैं तो इनका कहीं बीच में कोई नाम नहीं आता है, बट जब हम लिखते हैं ना, तब हम इनको ज़रूर काम में लेते हैं। तो वो है, एक तो अनुस्वार होता है दोस्तों, और एक होता है विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण के अनुसार और विसर्ग और अनुस्वार को मिलाया जाता है, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जाता है इसमें। हाँ, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, और विसर्ग का ये वाला होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं प्रातः है, नमः है ना, ये सब क्या है? अब ये क्या लग गया यहाँ पे? ये अयोगवाह ध्वनि लग गई है, यानी कि विसर्ग लग गई है इसमें, है का उच्चारण। अगला देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ्य वर्ण नहीं है? ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? ट, प, फ और भ। क्या आंसर होगा इसमें? ओष्ठ, उपु पद्मान्या नाम ओष्ठौ, उपु, यानी कि दोस्तों प वर्ग, प वर्ग के 5 वर्ण तो ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है प वर्ग में कौन सा नहीं है। प, फ, ब, भ, म, ये 5 होते हैं ना प वर्ग के, प, फ, ब, भ और मैं।
तो इनमें से ये तीनों हैं कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल सर है, यानी कि ये अलग है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऋतु ऋषणाम मूर्धा होता है इसका। इसका क्या होता है? मूर्धा होता है। अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क्या पूछ रहा है भाई? कोमल तालव्य ध्वनियाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो आप बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, जो हमारे जो कोमल तालु होता है, तो उसको स्पर्श की जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, जो बोलते हैं तब स्पर्श होता है कोमल तालु से, तो वो होते हैं च, छ, जय और झ। एक इशारा सा लगता है तालु के, है ना, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन। बहुत ही कम जोर आता है इनको बोलने में, च, छ, जय, झ। हाँ ठीक है, चलो। तो ये तालव्य होती हैं। इसके अलावा कै, खे, घे, घे, ये क्या होती हैं? कंठे होते हैं ये, बी ऑप्शन में। ये मूर्धन्य होती हैं और ये दंत्य होती हैं। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है दंत्य? तै, दै, न और टे, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। बढ़िया। देखो ऋतुलिशा नाम दंत है, तो तैवर्ग जो है ना, तैवर्ग के तो सारे के सारे आएंगे इसमें। अब तैवर्ग के सारे आएंगे तो तै, थे, दै, धै, न, ये होते हैं ना, तो ये तो तीनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों तो हैं दंत है। बट ऋतु ऋषणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य है दोस्तों, ठीक है, मूर्धन्य है ये, ना कि दंत है। आगे चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न में। जरा बताना मुझे, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? महाप्राण वर्ण कौन सा है? कै, च, खे, घे, तै, दै, ये, रे। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें 8वें नंबर के प्रश्न में, जरा आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छा गाइस, देखो इसमें आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त छोटी जो इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई, उसी को तो वर्ण कहेंगे। अब देखो एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो महाप्राण होते हैं सभी वर्गों का दूसरा और चौथा होता है। अल्प प्राण सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। यानी कि जो सम संख्या वाले होते हैं ना, वो महाप्राण होते हैं, और विषम संख्या वाले जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों क्या? अल्प प्राण होते हैं। सिंपल है ना ट्रिक याद करने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। एक होते हैं घोष और एक होते हैं अघोष। अघोष, घोष को आप सघोष भी बोल सकते हो। तो सघोष या घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? अघोष होते हैं सभी वर्गों के पहला और दूसरा। घोष या सघोष होता है सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन चारों में आप डिफरेंस ध्यान रखना, ये चीज़ें होती हैं। महाप्राण जो व्यंजन होते, उच्चारण महाप्राण वर्ण जो होते हैं ना, ये संख्या के अंदर 15 होते हैं, 15, ठीक है। इसके अलावा जो ऊष्म वर्ण होते हैं ना, ऊष्म, श और है, ये भी महाप्राण में ही आते हैं दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अपने से, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण तालु से होता है? बताइए तालु से इनमें से किस वर्ग का उच्चारण हो रहा है? पैवर्ग, टैवर्ग, चैवर्ग और तैवर्ग, बता दीजिए। ये तो ओष्ठ से होता है, तो उपपदमान्यानाम ओष्ठौ, तो ओष्ठ्य वर्ण है ये तो। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य है। इचु यशानाम तालु, तो यही आंसर भी हो जाएगा हमारा। और ऋतु ऋषाणाम दंत, ठीक है। इसका मतलब हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। क्लियर है ना सभी का? आगे चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न में। देखिए अब आप, तो इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म, य, र, ल, पै, फै, बै, श और क्ष, त्र और य। बताओ देखें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखो ऊष्म से आप ध्यान रखना, स आ रहा है बीच में, मूर्धन्य श, इसी से आप ध्यान रखना जो श होते हैं ना, वही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श और है,
ये जो होते हैं ना ये ओष् में होते हैं। अब ये वाला जो है ना ये तालव्य है, ये वाला मूर्धन्य है, ये वाला दंत्य है और ये हकार है। ऐसे करके उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो शय 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 ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर स्टार्टिंग में ही। और ये आपके अंतस्थ में आ जाएंगे य रे ल और व, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का। निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है? बताइए। 11 नंबर के प्रश्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? ट, च, त और उ। तो क्या उत्तर होगा इसमें? हाँ, ऋतु लक्षाणाम दंत है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है ना भाई। त, थ, द, ध और न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, तैवर का उच्चारण स्थान। सिंपल, आगे देखते हैं। ऋतु लक्षाणाम इसका मूर्धा होता है, तालु होता है इसका, और इसका क्या होता है? ओष्ठ। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बताइए। घोष वर्ण कौन सा नहीं है? ए, छ, ए, ड। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, घोष कह दीजिए या फिर स घोष कह दीजिए। सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ना, ये क्या होते हैं? घोष कहलाते हैं। अगर अघोष की बात करें तो सभी वर्गों का पहला और दूसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना घोष की बात कर रहा है, तो देखो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उनको घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होते हैं। इसमें सभी स्वर भी आते हैं ऐसे अव तक, ठीक है। स्वर आएंगे तो स्वर देखो ए आ रहा है, ए स्वर है ना, इसका मतलब ये घोष है। अब च और छ, चैवर का दूसरा वर्ण है, तो पहला और दूसरा तो अघोष होते हैं ना दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि घोष नहीं है, तो ये घोष नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये तो अघोष है। बाकी ए ये भी स्वर है तो ये भी घोष है, और ड, टेट है ड, ये तीसरा है टैवर का, तो ये भी घोष वर्ण है। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। देखिए इसमें क्या उत्तर होगा। निर्देश क्या दे रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। परिप्रेक्ष्य का शुद्ध शब्द बताना है आपको, तो बता दीजिए परिप्रेक्ष्य का शुद्ध क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों परिप्रेक्ष्य, ये शुद्ध होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, बाकी सारे गलत है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है दृश्यों का ऐसा चित्रण जिसमें कह सकते हैं कि पारंपरिक जो अंतर होता है ना बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता है जैसा वो साधारणतया आंखों से देखने पर दिखाई देता है, ये इसका मतलब होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर दोस्तों किस में है? बताइए। महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह? बताइए यहाँ पे कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? महीना अशुद्ध लिखा हुआ है, अनुग्रह अशुद्ध लिखा हुआ है, या फिर क्रिया अशुद्ध लिखा हुआ है, या फिर सप्ताह अशुद्ध लिखा हुआ है? बता दो भाई कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है इसमें? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुग्रह, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप कहेंगे सर फिर इसका सही क्या होता है? अनुग्रह नहीं होता है दोस्तों, ये होता है अनुग्रह, अनुग्रह होता है ये, ठीक है ना। क्या होता है? अनुग्रह होता है। समझ गए? चलो इसका मतलब क्या होता है? छोटों पर प्रसन्न होकर उन पर किया जाने वाला जो उपकार होता है, भलाई होता है, हिमायत होती है, वो अनुग्रह का अर्थ होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्या देख रहे हैं? शुद्ध शब्द का चयन करना है फिर से आपको, तो ऋषि जन का आपको शुद्ध बताना है। बता सकते हो ये तो आप। ऋषि जन होगा, ऋषि जन्य होगा, ऋषि जन होगा या ऋषि जन होगा? क्या होगा? देखो इसमें दोस्तों अपना सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऋषि जन इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बाकी सारे गलत हैं ये। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है? वाल्मीकि, विरहिणी, विभीषिका, उज्ज्वल, रचयिता, चिन्ह, अनादिकार और दुरस्त?
तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। शुद्ध वर्तनी कौन से में ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन के अंदर जो वाल्मीकि है ना दोस्तों, वाल्मीकि जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वाल्मीकि का शुद्ध रूप होता है वाल्मीकि, ये वाला। मैं के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी और की के अंदर छोटी ई की मात्रा आएगी, तब सही होगा ये। बाकी विरहणी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आगे हम चलते हैं विभीषिका और उज्ज्वल। दोस्तों देखिए विभीषिका भी यहाँ पर गलत है, तो विभीषिका का शुद्ध रूप क्या होगा, वी, और भय के अंदर छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। बाकी शिका तो सही है, विभीषिका। उज्ज्वल भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल के अंदर जय बड़ा नहीं आता है, दोनों ही जय इसमें छोटे आएंगे, तो ऐसे उज्ज्वल बनेगा। तो ये भी गलत हो गया हमारा। रचयिता और चिन्ह, देखिए रचयिता ये शुद्ध नहीं होता है दोस्तों, रचयिता होता है, रचयिता होता है, ठीक है। और चिन्ह जो है ना ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, अनाधिकार और दुरस्त। अनाधिकार और दुरस्त यहाँ पे सही है, इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध है। अशुद्ध बताइए कौन से विकल्प के अंदर अशुद्ध है। अनधिकार, उहापोह, दुर्वस्था या अमावस्या, गत्यावरोध, तृतीय, बुधवार और तदोपरांत। बताइए क्या आंसर होगा इसमें। 17 नंबर के प्रश्न में अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे अनधिकार होना चाहिए था, ये भी गलती है वैसे तो, और बुधवार ये भी गलती है वैसे तो इसके अंदर। बाकी तो सभी सही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना बुधवार जो है और तदोपरांत ये भी गलती है इसमें, है ना। बुधवार कैसे लिखा जाता है, बुधवार दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, बुधवार ऐसे होगा। तदोपरांत है ना, ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत। तो इसमें है ना, इसलिए ये सब गलतियां हो गई हैं। ये और ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है पहले ऑप्शन में भी। बाकी चलते हैं हम आगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द छांट लीजिए। भगवत गीता, पंडित, तहसीलदार और पुदीना। शुद्ध कौन सा है, बाकी 3 यहाँ पे गलत हैं, एक ही है शुद्ध। तो बताइए वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं दोस्तों, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है ना वही लिखा भी जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। अब विकल्पों के अंदर हम बात करें तो पुदीना शब्द की वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, बाकी सारी अशुद्ध है। अब आप कहेंगे सर भगवत गीता में कहाँ गलती है। गाइस भगवत गीता ऐसे नहीं लिखा जाता है, भगवत गीता लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये ग है ना, ये ग पूरा है, इसमें ई की मात्रा लग रही है, ग में द आधा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भगवद गीता, ये ऐसे होता है सही। अगर हम बात करें पंडित, पंडित ऐसे नहीं लिखा जाता है, पंडित के आएगा अनुस्वार, पंडित ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तहसीलदार ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये से नहीं आएगा, इसमें दंते से आएगा। क्या होगा, तहसीलदार होगा और मात्रा भी बड़ी ई की आएगी से के अंदर, ऐसे तहसीलदार लिखा जाता है। बाकी पुदीना तो सही है इसका राइट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। मृतिका, परिस्थिति, प्रशंसनीय और प्रशासनिक। क्या उत्तर होगा इसमें, शुद्ध वर्तनी देखनी है आपको। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ना, शुद्ध वर्तनी केवल एक ही जगह पर है, प्रशासनिक, डी ऑप्शन होगा। अब आप कहेंगे सर मृतिका का शुद्ध क्या होगा फिर। दोस्तों इसका शुद्ध होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग रही है जो कि अशुद्ध है। अगर आपको शुद्ध बनाना है तो मृतिका करना होगा, मृतिका, ठीक है। अब सही है। परिस्थिति जो है आपके सामने वो एग्ज़ाम को पास करना है, और अगर आप परिस्थिति को भी शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। हाँ सही है। तो देखो थे जो है ना, थे नहीं आना चाहिए था इसमें, बाकी तो सारा सही है। परी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और स्थिति ऐसे होने वाला है, ये उल्टा है, थे की जगह तय, तय की जगह थे होना चाहिए था। तो परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। बाकी प्रशंसनीय भी यहाँ पे गलत है, प्रशंसनीय गलत लिखा हुआ है ये भी।
प्रशंसनीय ऐसे लिखा जाता है, ये वाला श आएगा इसमें, दंत्य नहीं आएगा, तालव्य श आएगा, है ना। तो प्रशंसनीय होगा इसमें, ये वाला इसका शुद्ध रूप है, प्रशंसनीय हो जाएगा। समझ में आ गया सब कुछ। चलो आगे देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न में से वर्तनी का शुद्ध रूप बताना है। अंताक्षरी, कवयित्री और सांसारिक और राज्य महल। कौन सा यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है? 3 तो गलती हैं, एक ही शुद्ध है जो आपको बता देना है यहाँ पे, बाकी तो अपन शुद्ध कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं अंताक्षरी की, अंताक्षरी नहीं होता है दोस्तों, ये होता है क्या? अंत्याक्षरी, अन्यताक्षरी, ये वाला रूप सही होगा, अन्यताक्षरी, राइट है 20 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, अन्यताक्षरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कवयित्री, है ना, तो इसका क्या होगा? कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री, समझ गए? कवयित्री हो जाएगा, इसमें कवि नहीं आएगा, कवयित्री आएगा। अगर हम बात करते हैं, ये सांसारिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राज्य महल की अगर हम देखते हैं तो ये आता है दोस्तों राजमहल, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा इसमें। तो ये सब सही हैं आपके, इस तरह से लिखेंगे तब, बाकी ये सही है, इसमें राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। उज्ज्वल, उपलक्ष्य, उन्मिलित और कैलाश। तो बताइए कौन सा इसमें शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी है, इसका अगर हम शुद्ध करेंगे तो कैसे होगा? उज्ज्वल, ये वाला रूप बनेगा ना, तब उज्ज्वल सही हो जाएगा इसमें। अगर हम उपलक्ष्य को देखते हैं, इसका शुद्ध रूप अगर हम बात करें ना, तो इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों उपलक्ष्य। क्या होता है? उपलक्ष्य होता है। एक और जैसे एक होता है ना, जैसे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, घनिष्ठ ऐसे लिख दिया जाता है, उसको हम शुद्ध मान लेते हैं। नहीं दोस्तों, शुद्ध ये नहीं होता है, घनिष्ठ शुद्ध होता है, घनिष्ठ है आएगा इसमें, ये वाला शुद्ध होता है ना कि ये वाला। समझ गए बात को? जैसे हम कई बारी अत्यधिक, अत्यधिक को भी गलत मान लेते हैं, अत्याधिक लिखा हुआ होता है, अत्याधिक, तो वहाँ पे क्या होगा? अत्यधिक। खैर ये अलग बातें हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनमें कन्फ्यूजन होते हैं, वो मैंने बता दिया है आपको। आगे हम देखते हैं उन्मिलित। तो उन्मिलित जो है ना, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा उन्मिलित, ऐसे करके, ये छोटी की मात्रा नहीं आएगी इसके अंदर। अब दोस्तों कई बार क्या है ना, मानने वाले तो इसको भी सही मानते हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें ना, तो कैलाश ये इसमें ये वाला से आएगा, तो वैसे तो इसमें कोई भी सही नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही टाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए। कियारी, क्रिसमस, कैलाश या संग्रहित, क्या आंसर होगा इसमें? कैलाश का तो अभी आपने देख लिया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि कैलाश तो ये वाला बताया मैंने तुम्हें, है ना। अगर हम बात करें कियारी की, तो कियारी ये शुद्ध नहीं है दोस्तों, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है? क्यारी होता है शुद्ध रूप। क्यारी, छोटी छोटी क्यारियाँ जिनमें हम खेती करते हैं ना, वो वाली। अगर क्रिसमस की बात करें, ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध क्या बनेगा? क्रिसमस, इसका शुद्ध होता है, तो ये भी एक अशुद्ध है। और अगर बात करें संग्रहित की, तो ये एक शुद्ध रूप कह सकते हैं, इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बाकी सारे गलत है। संग्रहित का अर्थ होता है एकत्रित किया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न पे। तरुण छाया का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बता दीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है? तरुण छाया, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? देखो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर संधि विच्छेद करेंगे तब हमें संधि का पता लग जाएगा। तो संधि जो है ना, इसके अंदर व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आंसर आएगा तरु प्लस छाया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा।
नियम क्या कहता है इसका? क्यों कर दिया सर आपने तरु प्लस छाया? तो भाई सुनो, मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि किसी भी स्वर के बाद में, किसी भी स्वर के बाद में छः आ जाए, क्या आ जाए? छः आए तो संधि करने पर छः से पहले च का आगम हो जाता है। छः से पहले च का आगम हो जाता है। क्या बनती है कंडीशन? यहाँ पे आ गया स्वर, स्वर क्या आया? ऊ आया, रू आ रहा है ना, ऊ, तो ऊ प्लस छः आया। अब यहाँ पर च का आगम हो जाएगा, च का आगम हो गया। यहाँ पे छाया है तो छाया लिख देंगे यहाँ पे अपन, ठीक है, ये छाया हो गया। और इधर क्या था? तय और रे, राइट। अब रे के अंदर ऊ को मिला दो, क्या बना? तैरू। ये क्या है? ये भी लिख देंगे छाया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बन गया, नियम भी समझ में आ गया आपको, ये कंडीशन है। तो ऐसे ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला भी है। आगे चलते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से शिरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। क्या पूछ रहा है? शिरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए आप, क्या होगा? सॉरी संधि विच्छेद नहीं, संधि पूछ रहा है इसमें, मैंने नीचे ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे संधि पूछ रहा है ओनली। चलो संधि विच्छेद भी तो करना है अपने को, तो संधि विच्छेद बता दो आप, संधि हम बता देंगे तुम्हें। देखो, सिरह है प्लस धार्य हो जाएगा। संधि का तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, समझ गए ना? विसर्ग संधि है इसमें, परस से पहले विसर्ग दिखते ही आप आंख बंद करके विसर्ग संधि कर दिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, भले आप उस संधि को पढ़ो ही मत, बट आना चाहिए संधि विच्छेद क्वेश्चन में। नहीं तो अगर संधि पूछ लेगा किसी डायरेक्ट ऐसे दे करके तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा फिर। हाँ, यस। तो इसमें है ना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके अंदर नियम क्या कहता है? देखो, अगर विसर्ग से पहले ए आ रहा है और विसर्ग के बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, इसके अलावा ये, रे, ले, व और है, यानी कि अंतस्थ वर्ण आए ना, तो विसर्ग का ओ हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। और विसर्ग से पहले ए, कंडीशन समझ गए ना? ए आ जाए तो और बाद में ये आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब यहाँ पे यही काम हुआ है, विसर्ग और विसर्ग से पहले ए आ रहा है ना, मतलब रे के अंदर ए है कि नहीं है? बाकी क्या आ रहा है आगे? तय, थे, ध, वर्ग का चौथा आ रहा है ना, तो क्या होगा? विसर्ग को ओ हो जाएगा। ओ ही तो हुआ है ना, रे के ओ की मात्रा लग गई, यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। प्राग ऐतिहासिक शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है प्रागैतिहासिक, बता दीजिए संधि विच्छेद क्या होगा? प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग है प्लस ऐतिहासिक, प्राक है प्लस ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक। 25 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है उत्तर। गाइज यहाँ पर आंसर आएगा प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है? देखो नियम क्या कहता है? कै, च, टे, टे, पै, कैचे टे पै, सभी वर्गों के पहले पहले वर्ण है ना ये, इनके बाद में तीसरा, चौथा या फिर अंतस्थ, अंतस्थ मतलब ये, व, रे, ले, है ना, ये, रे, ले, व है, या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा वहाँ पे, अपने ही वर्ग का तीसरा। तो कैवर का तीसरा क्या होता है? ग होता है ना, यस सर होता है। देखो यहाँ पे ग हो गया है, आई की मात्रा तो इसमें आई जाएगी ऊपर, तिहासिक आगे ऐसे कैसे लग ही जाएगा, कै के अंदर ग हुआ है बस, और प्रा का ऐसे कैसे प्रा भी है। समझ में आ गया ना नियम आपको? ऐसे ही अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल की उम्मीद करूँ तो आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। दिक् प्लस गज, क्या है? दिक् प्लस गज, तो क्या बनेगा? देखो तीसरा आ रहा है ना आगे, तीसरा यहाँ पे आना चाहिए था, और इधर कै, चे, टे, ते, पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वही नियम है ना। तो देखो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, क्या बनेगा? दी, गे, ज, दिग्गज, ये वाला रूप बन जाएगा। आया ना तुम्हें? चलो आगे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। आपाद मस्तक में कौन सा समास है? बताइए। आपाद मस्तक में समास पूछ रहा है दोस्तों, तो बता दीजिए इसके अंदर कौन सा समास है?
अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या तो फिर तत्पुरुष समास है। और क्या लाइक का बटन भी समास है? हैं? ये तो दब सकता है ना, प्यार से उड़ा दो फूल, लाइक के बटन को दबा के देखे, मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन तक लेकर हम जाएंगे ज़रूर एक दिन। चलो देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो समास किसे कहते हैं? दो या तो फिर दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बने होते हैं ना, उनको समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं समास के। तत्पुरुष समास होता है ना, द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे करके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब अपाद मस्तक का अर्थ होता है पाद से मस्तक तक। इस शब्द में आ क्या है? आ अव्यय है दोस्तों। ठीक है, आ अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे 27 नंबर के प्रश्न में देखिए, निम्न में से शूलपाणी शब्द में समास बताइए। कौन सा शब्द है? शूलपाणी। कौन सा समास होगा इसमें? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास? हाँ बिल्कुल, देखो शूलपाणी का समास विग्रह होता है दोस्तों, शूल है हाथ में जिसके, किसके होता है? शिव के, अर्थात शिव। यहाँ पे तीसरा पद निकल रहा है दोस्तों, तीसरा अर्थ निकल रहा है। दोनों पद प्रदान नहीं होकर के कोई तीसरा ही पद जहाँ प्रदान होता है वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। इट मीन्स राइट आंसर हमारा नंबर 1 ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलते हैं। देखिए समास का अगर आपसे मतलब पूछ लेना दोस्तों, समास का क्या मतलब होता है, कई बार बता दिया है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चोलड़ी शब्द में समास बताओ। बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है? किसमें? चोलड़ी शब्द के अंदर कौन सा समास है भाई? बढ़िया, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, तो देखो 4 विग्रह क्या बनेगा? 4 हैं लड़ियां जिसमें, किसमें है 4 लड़ियां? माला में। ठीक है, अन्य पद प्रदान निकल रहा है ना यहाँ पर भी, इसका मतलब यहाँ पर भी राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। 4 हैं लड़ियां जिसमें, तो माला में 4 लड़ियां होती हैं, इसका मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। 29 देखिए, एक शब्द दे रखा है हमारे को, क्या? गौरी शंकर। इसमें आपको क्या बताना है? समास बताना है गौरी शंकर में। बहुब्रीहि समास है इसमें, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, जो भी है आप बता दीजिए। अच्छा चलो, इसका पहले तो हम करते हैं समास विग्रह। हाँ, तो गौरी शंकर का समास विग्रह क्या होता है? गौरी और शंकर, यही होगा ना भाई, सब समझ रहे हो ना? गौरी और शंकर हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वो है, इसमें सॉरी, गौरी और शंकर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? समास द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसके अंदर राइट आंसर। क्लियर है सबके? चलो देखो, द्वंद्व समास में और, अथवा, है ना, एवं, या, ये योजक चिन्ह के स्थान पर लगा दिए जाते हैं। चलो देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बता दीजिए। नमस्कार, मनोहर, पवन और संयोग, कौन सा यहाँ पर स्वर संधि का एग्जाम्पल है? आंसर बताइए, राइट क्या होगा? चलो फटाफट बताओ। स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों, स्वर संधि का जो उदाहरण है ना, यहाँ पे पहले नमस्कार को देखते हैं। नमस्कार जो है ना, इसका होता है नमः प्लस कार। नमः प्लस कार बोले तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इसका होता है मनः प्लस हर, क्या होता है?
मनोहर। आगे बात करें पवन के बारे में तो पो धन अन क्या होता है? पवन। इसके अंदर अयादी संधि है, इन दोनों के अंदर विसर्ग संधि है। अगर हम बात करें संयोग की तो संयोग का हम देखते हैं तो सम प्लस योग होता है। संयोग कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब आप कहेंगे सर स्वर संधि तो आई ही नहीं। अरे ये भेद है ना स्वर संधि का अयादी वाला, तो इसमें आंसर क्या होगा? पो प्लस अन पवन हो जाएगा, है ना। औ हो गया है ना ओ के स्थान पर। चलो आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 31 देखिए अब आप, नयन का संधि विच्छेद बता दीजिए। शब्द क्या है? नयन है। पूछ क्या रहा है? संधि विच्छेद पूछ रहा है। नई प्लस अन, ने प्लस अन, नय प्लस अन और नय प्लस यन। गाइस यहाँ पर हमारा आंसर होगा नय प्लस अन हो जाएगा। सॉरी ने नहीं, ने प्लस अन होगा इसमें, ठीक है। ने प्लस अन होगा इसमें, ने प्लस अन। क्या है ना, नियम क्या होता है? एक के बाद में ए आ रहा है ना, तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है, अय हो जाता है। इसमें ये मिलेगा, ये अय हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे रूप बनता है नयन। भाई एक को बाहर निकालिए, न बच गया और ये अय हो गया, तो ए इसमें मिल गया, ये के अंदर ये ए मिल गया और न आ गया, नयन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गौशाला में कौन सा समास है? बताइए। गौशाला, इसके अंदर समास पूछ रहा है आपसे, तो बता दीजिए कौन सा समास है इसमें। बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु समास है? बताइए कौन सा समास है इसमें। तो साथियों यहाँ पर है तत्पुरुष समास। कहेंगे कैसे है तत्पुरुष समास? तो इसका विग्रह होता है गौ के लिए साला। क्या दोस्तों? गौ के लिए साला हो जाएगा। वो समास है जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है ना। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे के लिए लुप्त हो गया ना, गौशाला लग गया। ठीक है, हाँ। लाइक का बटन किस किस ने नहीं दबाया? नहीं दबाया है तो भी कोई बात नहीं है, हमें खुशी है आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। देखो कोई भी भाई बहन माता बहन क्लास में आए हैं पहली बार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लोगे आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। एजुकेशन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सभी क्लासेस के लिंक पहले ही भेज दिए जाते हैं, आप डायरेक्ट क्लास के लिंक के ऊपर क्लिक करके आ सकते हो। टाइम का भी वहाँ पे पता लग जाएगा कौन सी क्लास कब होती है। ठीक है, हिंदी वाली क्लास रोज़ाना इसी समय में होती है, आप रोज़ाना आ सकते हो क्लास के अंदर, है ना। एंड थैंक यू। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हुए हैं कंप्लीट।